नमस्कार साथियों, बीए द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अपन ने इससे पहले वाली कक्षा में नाटक के बारे में जाना था, क्योंकि अपन ने इससे जो पहले वाली कक्षा थी उसमें रक्तध्वज नाटक के रचयिता कवि का नाम डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर और उनके प्रमुख पात्र गोविंद स्वामी और उनका वर्णन अपन ने देखा था कि किस प्रकार भील आदिवासी जातियों के संघर्ष के ऊपर आधारित ये नाटक था। अब अपन नाटक के बारे में जानना चाहते हैं कि नाटक होता क्या है। नाटक का जन्म आचार्य भरत मुनि ने दैविक माना है, यानी आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाटक को देवीय अंश से उत्पन्न माना गया है। कहा जाता है इंद्र, वरुण आदि देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाके उन्होंने निवेदन किया कि हमें कोई आनंद प्राप्ति के लिए, रस के लिए कोई ऐसा माध्यम बताइए। और ब्रह्मा जी ने तदास्तु कह दिया, यानी ब्रह्मा जी ने कहा कि जब आपको रस का माध्यम मिल जाएगा और नाटक को श्रव्य, दृश्य, मनोरंजन का माध्यम भी माना गया है, यानी नाटक श्रव्य और दृश्य दोनों हैं, क्योंकि नाटक को अपन देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के कहने पे नाटक में जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद से नाटक में संवाद लिया गया था, यानी जो आपसी वार्तालाप होता है वो संवाद, जिसे कथोपकथन भी अपन कह सकते हैं। सामवेद से नाटक में गीत लिए गए, यानी नाटक में अपने रक्तध्वज नाटक में तो काफ़ी गीत है, क्योंकि भील आदिवासी जातियों के द्वारा जो गीत, क्योंकि अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जो आदिवासी भील बाहुल्य क्षेत्र है, उनमें आज भी गीतों के माध्यम से ही मनोरंजन किया जाता है। और आज भी अपने हर एक मांगलिक कार्यक्रम आदि होते हैं, उनमें गीत बोले जाते हैं। तो नाटक में सामवेद से गीत लिए गए। यजुर्वेद से अभिनय कला, यानी नाटक में मंचन, जो मंच होता है, मंच पे किस प्रकार से नाटक को प्रस्तुत करना है। अभिनय का अर्थ नाच होता है वैसे, किंतु नाटक को प्रस्तुत करने का ढंग, तरीका वो अभिनय कहलाता है। तो अपने नाटक में अभिनय यजुर्वेद से लिया गया है तथा अथर्ववेद से रस, नाटक में रस को लिया गया। और ब्रह्मा जी ने नाटक को पंचम वेद भी कहा है। ब्रह्मा जी के द्वारा नाटक को पंचम वेद भी कहा गया। और धीरे धीरे अपन देख सकते हैं ब्रह्मा ने नटों को इस कार्य के लिए तदास्तु कह के इस कला में पारंगत कर दिया। तो आज अपन देखते हैं नट जाति जो है वो नाटक कला में पारंगत मानी जाती है, क्योंकि नाटक नट धातु से बना हुआ है। जो नट जाति है एक जाति विशेष का नाम है,
जो खेल दिखाना, नाटक करना आदि में पारंगत मानी जाती। तो ब्रह्मा जी ने इस जाति को विशेष तौर से तदास्तु कह के इसमें पारंगत कर दिया। फिर आगे अपन देख सकते हैं धीरे धीरे नाटकों का जन्म आगे से आगे बढ़ने लग गया, चाहे वो संस्कृत साहित्य हो, चाहे अंग्रेजी साहित्य हो, चाहे हिंदी साहित्य हो। हर एक क्षेत्र में, हर एक साहित्य में अनेक नाटक लिखे गए। शेक्सपियर जो अंग्रेजी के महान कवि है, उनके द्वारा भी काफ़ी नाटक लिखे गए थे। हिंदी में, हिंदी की जननी संस्कृत को अपन मानते हैं, संस्कृत में कालिदास जी को नाटक के सम्राट के रूप में माना जाता है। तो धीरे धीरे नाटकों का विकास दिनों दिन बढ़ता चला गया। और नाटक के बारे में अपन आगे जानना चाहे तो नाटक का विकास कैसे होता गया, इसकी भी जानकारी अपन प्राप्त करते हैं कि नाटक जो जो साहित्य में लिखे गए, जो जो इनका विकास होता गया। क्योंकि हम इस रक्तध्वज नाटक से पहले भी अगर नाटकों की बात करें तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने अंधेरी नगरी नाटक लिखा था, जिसमें मैंने आपको बताया भी था, बड़ा हास्यप्रद नाटक था। तो नाटकों का विकास धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गया और इसमें अपन ने नाटकों के विकास में अलग अलग किस प्रकार अपन ने देखा। नाटक है क्या, विकास से पहले अपन जानेंगे नाटक क्या है। यानी नाटक है क्या, तो सीधी सादी परिभाषा देखते हैं अपन। एक सामान्य परिभाषा अपने सम्मुख आती है कि जिस श्रव्य दृश्य काव्य रचना में वेद शास्त्र साहित्य कला अभिनय का मिश्रित रूप देखा जाता है वह नाटक कहलाता है। इसके अतिरिक्त और हम परिभाषा देख सकते हैं।
नाटक की एक और परिभाषा देख सकते हैं कि एक सुव्यवस्थित सामंजस्यपूर्ण मर्यादित रूप से रस व आनंद की प्राप्ति ही नाटक है। आचार्य भरत मुनि ने सभी कालों में सभी काव्यों में नाटक को श्रेष्ठ बताया है। यानी आचार्य भरत मुनि ने नाटक को सभी कालों में सभी क्षेत्रों में बड़ा ही श्रेष्ठ बताने का कार्य किया। नाटक में अपन आगे देख सकते हैं कि नाटक देश काल स्थिति आदि के आधार पे उसका अलग अलग रूप परिवर्तन स्थिति अवस्था दिशा दशा बदलती रह सकती है। अपने जो रक्तध्वज नाटक है उसमें कवि राजेंद्र मोहन भटनागर जी ने बड़े ही आनंद प्राप्ति के लिए एक अच्छा माध्यम नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है। अब नाटकों का विकास जो अपन बात कर रहे थे, नाटकों का विकास धीरे धीरे आगे से आगे होता गया और नाटकों के विकास में जो अपने को अनेक प्रकार के अनेक कवियों के द्वारा लिखित नाटक प्राप्त हुए, उनमें अपने प्राचीन काल में रचित नाटक, आधुनिक काल में रचित नाटक सभी का अध्ययन देख सकते हैं। किंतु अपने को मुख्य रूप से रक्तध्वज नाटक के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो रक्तध्वज नाटक में अपन आगे जो उनके प्रमुख पात्र है उसके बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो प्रमुख पात्रों में एक बार आप उन पात्रों के नाम अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, क्योंकि इनकी आवश्यकता अपने को बहुत अधिक है, व्याख्या में भी प्रश्नों में भी। तो प्रमुख पात्र तो आपको ध्यान में रखने ही होंगे। तो नंबर 1 मुख्य पात्र के रूप में गोविंद स्वामी का नाम लिखिए आप। क्योंकि वैसे 26 पात्र है, किंतु अपने को मुख्य पात्रों के नाम ही ध्यान में रखने हैं। इन्हीं मुख्य पात्र के इर्द गिर्द पूरा नाटक घूमता है।
सैमसंग है, मोबाइल में समझ जाना सैमसंग। यानी ये प्रमुख प्रमुख पात्र अपने जो नाटक के 3 अंक है, अपने नाटक को गोविंद स्वामी जी ने 3 अंकों में बांट रखा है। प्रथम अंक में फिर दृश्य है। प्रथम दृश्य, दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य, चौथा दृश्य, इस प्रकार अंक में दृश्य है। पटाक्षेप यानी पर्दा गिरता है, पर्दा खुलता है, इस प्रकार पहला अंक उसमें दृश्य है। इसमें भी दृश्य है। इसमें भी दृश्य है। लगभग 5 से 7, 4 से 7 ये इनमें दृश्य निहित है। अब इसके बाद अपन नाटक के तत्वों की बात करें। बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये तत्व आपके चाहे एकांकी लो, चाहे नाटक लो, चाहे कहानी लो, चाहे उपन्यास लो, सभी में समान होते। नाटक के 6 तत्व माने गए। अपन अलग अलग बिंदुओं के आधार पे देखेंगे। कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, उद्देश्य, भाषा शैली, देश काल वातावरण। यानी एक नाटक के जो तत्व होते, इन्हीं के आधार पे नाटक संचालित होता है। नाटक की कथा वस्तु, प्रमुख बिंदु, चरित्र चित्रण में अपन पात्र भी कह सकते हैं, क्योंकि नाटक में पात्र होंगे तभी उसका मंचन होगा। कथोपकथन यानी हम इसे संवाद भी कह सकते हैं। उद्देश्य, नाटक का उद्देश्य, जैसे अभी रक्तध्वज नाटक, इस रक्तध्वज नाटक का प्रमुख उद्देश्य भील आदिवासी जातियों को जागरूक करना था, स्वतंत्रता दिलाना प्रमुख उद्देश्य था, लोगों को अंधकार से बाहर निकालना प्रमुख उद्देश्य था। लोगों में अज्ञानता फैली हुई थी, अशिक्षित थे, उनको शिक्षित करना प्रमुख उद्देश्य था। लोग जो अंधविश्वासों में डूबे हुए थे, उन्हें आधुनिक परिवेश में अंधविश्वास, भूत पिशाच, कन्यावध आदि जो कुप्रथाएं इनमें फैली हुई थी, इनको समाप्त करना प्रमुख अपने रक्तध्वज का उद्देश्य अपन मान सकते हैं। भाषा शैली में लोकोक्ति, मुहावरे, तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों का प्रयोग, देश काल वातावरण यानी देश, परिस्थिति, काल आदि के आधार पे नाटक का क्षेत्र, नाटक के क्षेत्र के आधार पे नाटक का रूप, उसका रस ये परिवर्तित हो जाता है। तो अपने नाटक के तत्व के बारे में जाना, नाटक को
पंचम वेद माना गया है। नाटक आनंद का माध्यम माना गया है। तो नाटक के बारे में अपन जो रक्तध्वज नाटक है उसमें अपन ने इससे पिछले वाले वीडियो में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। आज भी अपन ने सामान्य मौखिक रूप से जानकारी प्राप्त की। अगली कक्षाओं में आपको लिखित तौर पे परिभाषा के तौर पे जो मुख्य मुख्य बिंदु है वो आपको बताए जाएंगे। धन्यवाद।